हेलो दोस्तों, मैं सारिम अशरफ आज फिर आपके सामने NSCTET क्लासेस पर आपका खैर मकदम करता हूं। आज मैं आपके सामने जनवरी 2021 में हुए सीटेट के इम्तिहान के उर्दू लैंग्वेज 1 पेपर 1 के सवालात लेकर हाजिर हुआ हूं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, बग़ैर किसी ताख़ीर के हम अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हिदायत: नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। इस इक़्तिबास को, इस इबारत को पढ़ने के बाद आपको सवाल नंबर 91 से 99 तक के जवाब देने हैं। चलिए पहले सवाल पढ़ते हैं। टरबाइन किसे कहते हैं? पानी की ज़ोर और ताकत से घूमने वाला पहिया, हाथ की ताकत से घूमने वाला पहिया, हाथ की ताकत से और हवा के ज़ोर से घूमने वाला पहिया। चौथा, हवा के ज़ोर से घूमने वाला पहिया। देखते हैं इक़्तिबास को, शुरू करते हैं। बिजली ने इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम और सुख पैदा किया है। उसने इंसान के लिए कई तरह की आसानियां मुहैया की हैं। बिजली कई तरह से तैयार की जाती हैं जो इंसान के बीसियों काम में इस्तेमाल होती है। सबसे ज़्यादा काम सूरज करता है। सूरज की गर्मी की बदौलत समुद्रों और दरियाओं का पानी बुखारात बनकर दोबारा पानी की सूरत में बरसता है। फिर नदी नाले उस पानी से भर जाते हैं। पानी से भरे नदी नाले बिजली घरों को जन्म देते हैं। पानी के ज़ोर और ताकत से, पानी के ज़ोर और ताकत से एक पहिया घूमता है जिसे टरबाइन कहते हैं। तो पानी के ज़ोर और ताकत से एक पहिया घूमता है जिसे टरबाइन कहते हैं। क्या पूछा जा रहा है? टरबाइन किसे कहते हैं? तो हमको जवाब देना है कि पानी के ज़ोर और ताकत से जो घूमने वाला पहिया है उसी को हम क्या कहेंगे? टरबाइन कहेंगे। यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा जवाब हो जाएगा। चलिए 92 नंबर देखते हैं। मकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर, बैरोमीटर, कंडेंसर, जनरेटर। देखते हैं मकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को, है ना। मकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को क्या कहते हैं? तो जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। इस टरबाइन से मकनातीस लगा होता है जो उसके साथ घूमता रहता है। उस मकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। मकनातीसी और तांबे के सिलसिले को क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। कितने आसानी से आपको जवाब मिल रहे हैं। 93 नंबर देखते हैं। आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? एटमी तवानाई यानी यूरेनियम, बरक़ी तवानाई, कमरी तवानाई, शमसी तवानाई। तो सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहा है? तो इक़्तिबास को जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से पढ़ेंगे। पानी के बिजली घरों को चलाने के लिए करोड़ों मन पानी की ज़रूरत होती है। आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए एटमी तवानाई यानी यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? एटमी तवानाई या यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपसे तो वही पूछा जा रहा है, तो इसका जवाब 1 हो जाएगा। चलिए चलते हैं। 94 जगह की जमा है जगहों, जगहात, जगहातों, तो जगहों। तो जगह की जमा जो दोस्तों है वो जगहों है। दूसरा देखते हैं 95 सुख का मुतजाद है। सुख दुख बोलते हैं ना, तो सुख का क्या है? दुख, परेशानी, दर्द, तकलीफ। तो हर सब एक ही माने में है, लेकिन सुख का मुतजाद दुख होगा। हालांकि चारों एक ही माने में है, तकलीफ परेशानी के माने में है, लेकिन बोलने जो अहले ज़बान है वो सुख दुख बोलते हैं, सुख दर्द नहीं बोलते हैं, है ना। या तो ये चारों लफ्ज़ जो एक ही माने में है जो ऑप्शन में आपके, लेकिन सुख के साथ दुख बोला जाता है।
96 नंबर देखते हैं, इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम, सुख और आसानियाँ किसने फराहम की हैं। फिर हम इक़्तिबास को जाएंगे, जहाँ से इक़्तिबास को हमने पढ़ा था वहाँ से हम आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। जिस जगह यूनियन का इस्तेमाल हुआ उसे एटमी बिजली घर कहते हैं। नहीं मिला, फिर आगे हम ऊपर से पढ़ेंगे। बिजली ने इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम और सुख पैदा किया है। किसने इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम और सुख पैदा किया जा रहा है? तो आपसे तो ये पूछा जा रहा है कि इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम, सुख और आसानियाँ किसने फराहम की हैं? तो आपको कहना है बिजली। कौन? बिजली। 97 नंबर देखते हैं, बिजली को बनाने में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? चांद, सैयारे, तारे और सूरज। जहाँ से इक़्तिबास हमने पढ़ाया था दोस्तों, इक़्तिबास को पढ़ने में आपको घबराना नहीं है। आपको कई मरतबा इक़्तिबास पढ़ना पड़े, लेकिन तरीक़ा वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ते जाना, जहाँ ख़त्म हो जाएगा फिर से आपको शुरू करना होगा। इससे पढ़ने आपको क्या होगा, पढ़ने की आदत को आपको डेवलप करना है कि कितना जल्दी पढ़ सकें, ताकि सीटेट में जल्दी आपके सवालात हल हो सकें। नहीं तो आप कहीं कहीं पे खोजिएगा तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और सवालात भी सही से हल नहीं होंगे, कुछ से कुछ हल होकर चला जाएगा। तो घबराना नहीं है आपको। अगर इक़्तिबास पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो घबराना नहीं है, आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए। तरीक़ा विधि यही होनी चाहिए, आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए पढ़ने की। ये नहीं कि हम क्या करें, क्या खोजते फिरें कि कहाँ पे है। उसमें क्या होगा कि आपको जल्दी तो आंसर मिलेगा नहीं। दूसरा है कि अगर कभी कभी क्या होता है कि जब समझ पे पूछ लेता है तो फिर आप वहाँ पे आपको आंसर मिलता ही नहीं है। फिर आप कहते हैं ये तो है ही नहीं है, आप परेशान हो जाते हैं। तो तरीक़ा वही है। क्या पूछा जा रहा है आपसे सवाल भी भूल गया। सवाल ये पूछा जा रहा है कि बिजली को बनाने में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। तो बिजली को बनाने में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? तो हम जहाँ से इक़्तिबास छोड़े थे वहीं से पढ़ेंगे। उसने इंसान के लिए कई तरह की आसानियाँ मुहैया की है। बिजली कई तरह से तैयार की जाती है जो इंसान के 20 काम में इस्तेमाल होती है। सबसे ज़्यादा काम सूरज करता है। कौन करता है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा काम जो है वो कौन करता है? सूरज करता है। कौन करता है? सूरज। तो 97 नंबर जो है उसका जो है 4 नंबर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा। चलिए 98 नंबर देखते हैं, सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी क्या बनकर दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है? भाप बनकर, बुलबुले बनकर, बुखारात बनकर, बारिश बनकर। इसका जवाब हालांकि आपको मालूम है, लेकिन हम रिस्क क्यों लेंगे, हम इक़्तिबास को देख लेते हैं क्या कह रहा है इक़्तिबास। सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी बुखारात बनकर दोबारा पानी की सूरत में बरसता है। तो कौन? बुखारात। कौन दोस्तों? बुखारात। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बुखारात है उस पर क्या करेंगे, टिक कर देंगे। उस पर क्या करेंगे, टिक कर देंगे। सूरज की गर्मी के बदौलत समंदर और दरियाओं का पानी क्या बनकर दोबारा पानी की शक्ल इख्तियार करता है? तो बुखारात। और 99 नंबर है, पानी से भरे नदी नाले किसको जन्म देते हैं? बिजली घरों को, तार घरों को, यूरेनियम के घरों को, एटमी घरों को। इसका भी ऑप्शन दोस्तों वहीं पे था जहाँ तक हमने पढ़ा था वहीं, उससे आगे हल्का सा पढ़िएगा तो फिर मिल जाएगा। पानी से भरे नदी नाले बिजली घरों को जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं? बिजली घरों को। किनको? बिजली घरों को जन्म देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो आंसर है 99 नंबर का, वो भी हमको हासिल हो गया कि बिजली घरों को जो है, पानी से भरे नदी नाले बिजली घरों को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। बहुत आसानी से आप अगर इस तरह करेंगे तो हो जाएगा। फिर देखिए नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। 100 से 105 तक हल करना। चलिए पहले जो है हम जो है सवाल देखते हैं। तीसरे शेर के पहले मिसरे में शायर को किसके मंजर निगाह में जचते नहीं हैं? सबसे पहले दोस्तों दो चीज़ यहाँ पे आप जिस है उसको आप समझ लीजिए। दो चीज़ है उसको आप समझ लीजिए, फिर आपको जो है इस तरह के सवाल बनाने में जो अभी पूछा है आसानी होगी। यहाँ पे कह रहा है कि 1 मिनट सवाल देखिए, तीसरे शेर के पहले मिसरा। पहले तो आप ये समझिए कि शेर और मिसरा किसको कहते हैं। शेर और मिसरा किसको कहते हैं ये समझिए। मंजिल कोई न जादे मंजिल नज़र में है, मंजिल कोई न जादे मंजिल नज़र में है, लेकिन हयात है कि मुसलसल सफ़र में है। तो दोस्तों मंजिल कोई न जादे मंजिल नज़र में है, ये एक मिसरा है। क्या है ये? एक मिसरा है।
लेकिन हयात है कि मुसलसल सफ़र में है, ये दूसरा मिसरा है। ये क्या है? ये मिसरा नंबर 1 है और ये मिसरा नंबर 2 है। दो मिसरा मिलके एक शेर बनता है। दो मिसरा मिलके क्या होता है? एक शेर बनता है। मंजिल कोई न जादे मंजिल नज़र में है, एक मिसरा हुआ। लेकिन हयात है कि मुसलसल सफ़र में है, तो दो मिसरा हुआ। दो मिसरा मिलके एक शेर बना। अब सवाल देखिए, आपको बनाना आसान हो जाएगा कि भाई दो मिसरा मिलके एक शेर बनता है। तो अगर आपको कहेगा कि दूसरे शेर में, दूसरे शेर के पहले मिसरे में, या दूसरे शेर के दूसरे मिसरे में, तो फिर आपको बनाने के लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। देखते हैं शेर को, देखते हैं, आपको फौरन समझ में आएगा। तीसरे शेर के पहले मिसरे में शायर को किसके मंजर निगाह में जचते नहीं है? क्या कह रहा? तीसरे शेर के पहला मिसरा में, तीसरा शेर। अब तीसरा का मतलब हुआ कि 2 2 4 2 6, यानी पांचवा और छठा लाइन जो है वो तीसरा शेर होगा। और तीसरे शेर के पहले मिसरे में यानी पांचवा लाइन। आसान हो गया, है ना? तो मिसरा और शेर को समझना जरूरी है कि दो मिसरा, दो लाइन, एक लाइन जो उसको एक मिसरा कहते हैं, और दो मिसरा बनके एक शेर बनता है। तो यहाँ पे कह रहा तीसरे शेर के पहले मिसरे में शायर किसके मंजर निगाह में जचते नहीं है? बागों के, पहाड़ों के, वादियों के, बहिश्त के। तो अब चलते हैं, आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा दोस्तों। कि कितना आसान हो जाएगा। क्या कर आपको? तीसरे, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, अब तीसरा ये हो गया। जचते नहीं बहिश्त के मंजर निगाह में। किसके मंजर नहीं? बहिश्त के मंजर नहीं जचते हैं। तो ये वाला जो चौथा नंबर ऑप्शन है आपका 100 का, वो हो जाएगा बहिश्त के। चलिए 101 देखते हैं। शायर ने मंजिल हयात किसको बताया है? मंजिल हयात किसको बताया? पहले शेर को देख लीजिए आप। मंजिल कोई न जादे मंजिल नज़र में है, लेकिन हयात है कि मुसलसल सफ़र में है। तो हयात किसको बताया है? शायर ने मंजिल हयात किसको बताया है? 101 है। तो 101 है अपने महबूब की रहगुजर को, अपने महबूब की रहगुजर को। इसका जवाब दोस्तों आपको आगे मिलेगा। इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। वो एक तड़प की जिससे इबारत है ज़िंदगी, कुछ संग दर में कुछ मेरा सौदाए सर में है, जचते नहीं बहिश्त के मंजर निगाह में, जिस दिन से एक बहिश्त खरामा नज़र में है, जाएं कहाँ निकल के तेरी रह गुज़र से हम, हर मंजिल हयात तेरी रह गुज़र में है। तो ये क्या कह रहा है कि जो शायर ने मंजिल हयात किसको बताया है? अपने महबूब की रहगुजर को, अपनी महबूब की रहगुजर को जो है क्या बताया है? मंजिल हयात बताया है। चलिए 102 नंबर देखते हैं। शमे हरम का नूर भी मेरी खाली जगह में है, जेल में से दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। निगाह, कदर, फितरत, नज़र। शेर को देखते हैं। शमे, लास्ट शेर है, बिल्कुल लास्ट है, कि शमे हरम का नूर भी मेरी नज़र में है। शमे हरम का नूर भी मेरी नज़र में है। तो नज़र किस में? नज़र। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? नज़र आ जाएगा। यानी 102 का जो है 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मोबाइल में थोड़ा सा जो है ना टाइम लगता है, और उसमें जो है थोड़ा दिखाई वगैरह का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। 103 नंबर। ज़िंदगी का मुतज़ाद है उल्टा, हयात, वफ़ात, ममात, मौत। तो ज़िंदगी का जो उल्टा होता है दोस्तों, ज़िंदगी का उल्टा मौत है। ज़िंदगी का उल्टा क्या है? मौत है। यानी 4 नंबर ऑप्शन है। 104 देखते हैं। पहले शेर के दूसरे मिसरे में, देखिए कितना आसान हो गया। क्या आपको मालूम था पहले से शेर? तो पहले शेर का दूसरा मिसरा जो शुरू है में, पहले शेर के दूसरे मिसरे में शायर किसको मुसलसल सफ़र में बता रहा? हयात को, सितारों को, सैयारों को, कायनात को। तो चलते देखते हैं। मंजिल कोई न जादे मंजिल नज़र में है, लेकिन हयात है कि मुसलसल सफ़र में है। तो पहले शेर का दूसरा मिसरा जो है वो है लेकिन हयात है कि मुसलसल सफ़र में है। तो मुसलसल सफ़र में किसको बताया जा रहा है? हयात को बताया जा रहा है। तो 104 नंबर जो है उसका ऑप्शन जो है एक जो है वो जवाब हो जाएगा कि पहले शेर के दूसरे मिसरे में शायर किसको मुसलसल सफ़र में बता रहा है। 105 नंबर देखते हैं। शायर के नज़दीक ज़िंदगी किससे इबारत है? एक जुनून से, एक दर्द से, एक गम से, एक तड़प से। तो ज़िंदगी किससे इबारत है? देख लेते हैं ज़िंदगी किससे इबारत है, देख लेते हैं। अगला ही शेर, दूसरा शेर, वो एक तड़प की जिससे इबारत है ज़िंदगी, कुछ संग दर में कुछ मेरा सौदाए सर में है। तो जो ज़िंदगी किससे जो है
क्या पूछा जा रहा है, जिंदगी किससे इबारत है? तो जिंदगी जो है एक तड़प से, किससे? एक तरफ से, तड़प से, तरफ की बात आई थी ना कि जिंदगी जो क्या है एक तरफ से क्या है, ये उसकी तशबीह दी गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जाएं कहाँ निकल के तेरी रह गुज़र से हम, हर मंजिल हयात तेरी रह गुज़र में है। तो उसी के ऊपर वाला जो है कि वो एक तड़प की जिससे इबारत है ज़िंदगी, कुछ संग दर में कुछ मेरे सौदाए सर में है। तो यहाँ पे आपको बताया चला गया है। चलिए आप 106 नंबर जो है जो सवालात हैं उसको हम करते हैं। नीचे दिए हुए सवाल को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। 106 नंबर सवाल है दोस्तों, बच्चे फितरी अंदाज में ज़बान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए। रूबरू करना, आमना सामना करना, इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान की, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के, किसी ज़बान की कवायदी साख्त के, एक वक्त में सिर्फ एक ज़बान के। तो बच्चे फितरी अंदाज में यानी प्राकृतिक पद्धति के ज़रिए ज़बान का इक्तिसाब कर सकते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए, आमने सामने किया जाए, इर्द गिर्द जो आसपास उसकी ज़बानें हैं उसके, तो वो क्या करेगा, आसानी से ज़बान को सीख लेगा। 107 नंबर देखते हैं, दर्ज झेल में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है। यानी जब हम किसी इबारत को पढ़ते हैं, टेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो उसके लिए सबसे अहम यानी महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? एराब पर तवज्जो मरकूज़ करना, यानी ज़बर ज़ेर पेश जज्म सुकून जो होता है उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा है तहरीर करदा मतन के मानी मालूम करना, या जो चीज़ लिखी हुई है उसके मानी क्या हैं उसको जानना ज़रूरी होता है। तीसरा होता है सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बात आवाज़ बुलंद पढ़ना, या उसको सही उच्चारण के साथ ज़ोर से पढ़ना, ये ज़रूरी होता है। चौथा है मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना, या तमाम जो जितने लफ्ज़ हैं उसमें सबको पढ़ना, ये ज़रूरी होता है। तो तहरीर करदा मतन के मानी को मालूम करना, ये क्या होता है, मतन के मुताले के लिए, टेक्स्ट के मुताले के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। 108 नंबर देखते हैं, दर्ज झेल में से कौन ज़बान की तदरीस के मकासिद में शामिल नहीं है। ज़बान की तदरीस के भाषा अधिगम के मकासिद हैं, उद्देश्य है। आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन नहीं है। कोशिश से ख़यालात का इजहार, कोशिश से ख़यालात का इजहार, जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत। तीसरा मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना, और चौथा है समझकर पढ़ने की सलाहियत। तो आप जानते हैं कि जो कुछ सुन रहे हैं उसको समझने की महारत, ये तो मकसद है। मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना कि कहाँ पे कौन सी बात कही जाएगी, कौन सी बात लिखी जाएगी, ये भी महारत ज़बान की मकासिद है। और समझ कर पढ़ने की सलाहियत पैदा करना, ये भी महारत है। ये जो एक नंबर है ये नहीं होगा, मकासिद ये नहीं है। उसके बाद देखिए, सूतियाती आगही ज़्यादातर मुताल्लिक़ होती है। सूत के माने आवाज़, आगही माने अवेयरनेस, कि जो आवाज़ों से अवेयरनेस है, आवाज़ों की पहचान है, ये किससे संबंधित होती है? ज़्यादा तक ताल्लुक़ जो है, संबंध जो इसका किससे होता है? बोलने की सलाहियत से, पढ़ने की सलाहियत से, लिखने की सलाहियत से, सुनने की सलाहियत से। तो इसका जो सूतियाती आगही जो है ये ज़्यादातर जो है संबंधित होती है पढ़ने की सलाहियत से। किससे होती है? पढ़ने की सलाहियत से ये ज़्यादातर संबंधित होती है। चलिए 110 नंबर देखते हैं। नोम चोम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है, यानी प्राकृतिक महारत उसके अंदर होती है, यानी उसकी किसकी? नकल की, तब्दीली की, तर्जमा की, इक्तिसाब की। तो आप जानते हैं कि ज़बान के इक्तिसाब की क्या होती है? जन्मजात प्राकृतिक क्षमताएं उसके अंदर होती है। 111 नंबर देखते हैं। क्या देखते हैं? 111 नंबर, ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? अलग थलग तफसीली वजाहत के ज़रिए, यानी विस्तारित तौर पे होनी चाहिए, एक मरबूत अंदाज में, यानी मिसालों उदाहरणों के ज़रिए से चीज़ों को जोड़ के, और चौथा है नकल के ज़रिए। तो आप जानते हैं कि एक मरबूत अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में ज़बान के महारतों की तदरीस होनी चाहिए। मरबूत का मतलब ये है कि एक दूसरे से संबंधित हो, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, 4 महारतें, ये एक दूसरे से संबंधित है। जब तक आप इसको जोड़ के नहीं करेंगे तो आप ज़बान को नहीं सिखा पाएंगे। तो ये इसका ऑप्शन 111 का हो जाएगा।
112 का देखते हैं, उस्तानी। उस्तानी कहते हैं शिक्षिका को, उस्ताद कहते हैं शिक्षक को, तो उस्तानी कहते हैं शिक्षिका को। उस्तानी इब्तदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने और उनमें रंग भरने के लिए कहती है, कुछ पिक्चर्स बनाने के लिए कहती है और उसमें रंग भरने के लिए कहती है। इस तरह वो क्या करना चाहती है? लतीफ़ हरकी महारत को फ़रोग़ दे रही है, उभरते फ़नकार बच्चों को मौका फराहम कर रही है, बच्चों को सिर्फ काम में शामिल कर रही है, क्लास में खामोशी बनाए रखने के लिए तलबा को मसरूफ़ कर रखती है, यानी मशगूल रखती है। तो आप जानते हैं कि जो रंग भरने का काम है ये लतीफ़ हरकी महारत को फ़रोग़ दे रही है ना। इससे क्या होगी कि बच्चे की जो है जो लतीफ़ हरकी महारत हैं, जो छोटे छोटे काम हैं बच्चे क्या करेंगे उसको करने के आदी होंगे, तो फिर वो बड़े काम को करने आसानी से कर सकेंगे। 113 नंबर देखते हैं दोस्तों, दर्ज झेल में से कौन से अमल ज़बान के बोलने की महारत को फ़रोग़ देने में सबसे ज़्यादा मुआविन होगा? कि जो ज़बान की बोलने की महारत है उसमें से कौन, निम्न में से कौन ऐसी गतिविधि है जो आपके बोलने की महारत के विकास में क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा, ये कहना चाह रहे हैं। रोल प्ले में शिरकत, दरसी किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पे पढ़ना, कि दरसी किताब जो पाठ्य पुस्तक है आप क्या कर रहे हैं कि उस्ताद के पढ़ने के बाद आप फिर से इज्तिमाई तौर पे, सामूहिक तौर पे सबके साथ पढ़ रहे हैं, इससे आपके बोलने की महारत में पैदा होगी, उसका विकास होगा। तीसरा, उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पे नज़मों के सही तलफ़्फ़ुज़ की मशक़ करना, या उस्ताद ने पढ़ा दिया उसके बाद क्या कर रहे हैं आप दोस्तों के साथ किसी नज़्म की मशक़ कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। और चौथा, इनफ़रादी और इज्तिमाई तौर पर नज़मों को पढ़ना, क्या अकेले नज़मों को पढ़ रहे हैं या दोस्तों के साथ पढ़ रहे हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो बोलने की महारत चुके, तो ये रोल प्ले में शिरकत करके किसी किरदार को लेके जब आप बोलेंगे तो रोल प्ले, आपको कोई रोल मिलेगा, कोई किरदार मिलेगा, और जब आप उसमें बोलेंगे तो कुछ चीज़ें आप अपने तौर पे मिलाएंगे, तो इससे क्या होगा, बोलने की महारत जो है आपकी क्या होगी, विकसित होगी, उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। 114 नंबर देखते हैं दोस्तों, 114 नंबर देखते हैं, 114 नंबर क्या कह रहा है, 114 नंबर देखते हैं। तीसरी जमात का उस्ताद तलबा से कहानी को इस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसा कि सबक में दिया गया, ये सरगर्मी मुआविन होगी। यानी उस्ताद ने कहानी को पढ़ाया और कहा कि उसी तरतीब में आपको बताना है जिस तरतीब में किताब में दी गई है, जिस तरतीब में है ना, जिस सिस्टमेटिक तरीके से। इससे क्या देखना चाह रहे हैं शिक्षक, काबिल फ़हम मवाद में, कि बच्चे जो है जो मवाद हैं, कंटेंट हैं, उसको समझ पा रहे हैं या नहीं, ये चीज़ देखना चाह रहे हैं। दूसरा, लिखने की महारत के इजाफे में, इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर जो लिखने की महारत है उसमें उसका इजाफा होगा, उसमें तरक्की होगी। तीसरा, तलबा के बात करने के वक्त के इजाफे में। चौथा है इबारत को समझकर पढ़ने में। तो चूँकि दोस्तों ये इबारत की बात हो रही है, तो इससे क्या होगा कि बच्चे का जो इबारत को समझ के पढ़ने का, कि चूँकि उसको सिस्टमेटिक तौर पे बताना है, तो वो क्या करेगा, समझ के बच्चे पढ़ेगा तो वो सही से और सिस्टमेटिक तौर पे बता पाएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं। दूसरी जमात का उस्ताद क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों पर पर्चियाँ चस्पा कर देता है। जो क्लास में जो चीज़ें रखी हैं, मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है, डस्टर है, और भी चीज़ें हैं, उस पर क्या करता है, उसके नीचे जो तस्वीरें हैं लगी हुई, उसके नीचे कुछ क्या करता है, पर्चियाँ उसके नाम लिख के चस्पा कर देता है। तहरीर करदा लफ्ज़ असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा की मदद करते हैं। यानी मान लीजिए कि वहाँ पे तख्ते सियाह रखा हुआ, नीचे लिख दिया तख्ते सियाह, यहाँ पे चौक रखा हुआ, वहाँ पर नीचे लिख दिया गया चौक। इस तरह की सरगर्मियाँ तलबा की सलाहियत को निखारने में भी मुआविन होगी। यानी ऐसे करके क्या होगा, तहरीरी महारत, इससे बच्चों का तहरीरी महारत बढ़ेगा, ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा होगा, यानी शब्दकोश में इजाफा होगा। तीसरा है लिखावट में इजाफा होगा। चौथा है कवायद में। तो आप जानते हैं कि इस तरह से क्या होगा कि बच्चे का जो ज़ख़ीरे अल्फाज है, शब्दकोश है, उसमें इजाफा होगा, बच्चे जल्दी शब्दों को सीख पाएंगे। 116 नंबर देखिए, दर्ज झेल में से कौन बच्चे की लिसानी महारत की जांच में कम मुअस्सर है, कि बच्चे की जो भाषाई महारत है उसकी आप जांच करना चाहते हैं, तो उसमें कौन कम महत्वपूर्ण है, किसकी कम अहमियत है। यानी अहमियत तो सब की है लेकिन कम किसकी है, कहानी लिखना, किसी हादसे को बयान करना, इमला, कहानी सुनाना। तो आप जानते हैं कहानी लिखना, इसमें बच्चे को ज़्यादा बोलने का, उसके लिसानी महारत की ज़्यादा
जो है वो गतिविधि होगी, सरगर्मी होगी, किसी हादसे को बयान करने में भी ज़्यादा होगा। इमला में क्या होगा कि हू बहू जैसे आपने लिखा है और उसे बच्चे लिख लेंगे, तो ये वाला हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखते हैं, दर्ज झेल में से कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा मुआविन होगा। कि जो बच्चे हैं उनकी ज़बान की सलाहियत को बढ़ाना है, उसको फ़रोग़ देना है, तो सबसे ज़्यादा सहायता कौन करेगा। लफ्ज़ तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बना। आपने कहा कि एक लफ्ज़ दिया, कोई भी लफ्ज़ हो सकता है, यहाँ उन मिसाल में दिया गया कि तरजीह एक लफ्ज़ है, वो दिया आपने और उसका इस पर जुमला बनाइए। दूसरा, अपने और अपने वालिदैन के दरमियान होने वाला मुकालमा तहरीर करना, कि जो आपके वालिदैन के दरमियान जो मुकालमा होता है, बातचीत होती है, उसको लिखिए। तीसरा, मुताला करदा नज़्म के खालिक का नाम बताइए कि इस नज़्म को किसने लिखा है। चौथा, अपनी पसंदीदा किताबों में किसी एक का नाम बताइए। तो ये जो पहला, तीसरा और चौथा जो है ये क्या ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया, लेकिन दूसरा वाला जो है इसमें क्या होगा, बच्चे के भाषा विकास का बच्चे का ज़्यादा भाषा विकास होगा, तो ये वाला हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं, दर्ज झेल में से कौन कवायद पढ़ाने का एक मौसर तरीक़ा है, बेहतरीन तरीक़ा कवायद पढ़ाने का कौन है ना। मतन का तर्जमा करते हुए कवायद के उसूलों की तदरीस, यानी मतन का तर्जमा कर दिए जो लिखा हुआ है और कवायद उसके ज़रिए से पढ़ा दिए। दूसरा, कवायद के मखसूस किताब की मदद से कवायद की तदरीस, कि कवायद की कोई किताब ले लिए व्याकरण की और उसके ज़रिए से कवायद पढ़ा दिए। तीसरा, कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में मुआविन सियाक में कवायद की तदरीस, कि जब हम कवायद के उसूल पढ़ा रहे हैं तो जो सहायक संदर्भ होते हैं, किसी पस मंज़र में, किसी कॉन्टेक्स्ट में हम कवायद को बता रहे हैं। और चौथा है, मिसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस, मिसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस, जिसको आप इंडक्टिव मेथड कहते हैं, इस्तिक़राई तरीक़ा कहते हैं। और यानी पहले मिसाल बता दिया फिर उसूल बताए। एक दूसरा होता है इस्तिख़राजी तरीक़ा, जिसको निगमनात्मक विधि या डिडक्टिव मेथड कहते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, पहले उसूल बता देते हैं फिर मिसाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पे तीसरे और चौथे में आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन मैं तीसरे की तरफ जाऊंगा, इसलिए कि जब हम तीसरे ऑप्शन को लेते हैं तो मेरा चौथा जो है वो दूसरा जो है वो शामिल हो जाता है। अगर आप देखें तो दोनों हो सकता है, कवायद के उसूलों के दरियाफ्त में मुआविन सियाक में तदरीक, कि आप उसको क्या करेंगे कि मुआविन पस मंज़र में बच्चे को पढ़ाएंगे तो क्या होगा, कवायद को बच्चा जल्दी सीख लेगा, तो ये भी होगा। और चौथा है कि मिसालों के साथ कवायद के उसूल की तदरीस यानी इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी होगा। तो इसका ऑप्शन 3 भी सही है, इसका ऑप्शन 4 भी सही है। आप अगर 3 को मारते हैं तो भी सही होगा, 4 को मारते हैं तो भी सही होगा। सीटेट इसी तरह के सवाल कभी कभी डाल देता है, मैं और कोई इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। हमने आपको समझा दिया कि 3 क्यों होगा और 4 क्यों होगा, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इस तरह के सवालात होते हैं जिसके 2 ऑप्शन होते हैं तो उसमें आपको नंबर मिल जाता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 119 नंबर देखते हैं, समाजी तामुल, जिसको कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। समाजी तामुल के तसव्वुर का ताल्लुक किससे है, ये तसव्वुर किसने दिया सामाजिक अंतःक्रिया की, स्किनर ने, वाइगोस्की ने, कोहलबर्ग ने, पानेनी ने। तो आप जानते हैं आसान है, तो कि जो ये तसव्वुर दिया है वो वाइगोस्की ने दिया। 120 नंबर देखते हैं, दर्ज झेल में से कौन बच्चों के ज़बान के इक्तिसाब में मुआविन होगा, है ना, बच्चों के भाषा विकास में कौन मुआविन होगा ये बताना है। घर और उसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना, ये उसके भाषा में मुआविन होगा। दूसरा, बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना, ये मुआविन होगा। तीसरा, दूसरे बच्चों के साथ खेलना। चौथा, घर का माहौल जहाँ बच्चे को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है वो इसका जवाब हो जाएगा, इसलिए कि जब बच्चा दूसरे बच्चे के साथ खेलेगा, खेलने की गतिविधि करेगा, तो उसको ज़्यादा बोलने का मौका मिलेगा और ज़्यादा कार्य करने का मौका मिलेगा, ज़्यादा उसको अपने भाषाओं के विकास करने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए 3 नंबर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा। उम्मीद है कि ये जो 30 सवाल थे आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कहीं पे किसी तरह
की कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई राय है, अगर आपको लगता है कि सर किसी क्वेश्चन में इसका आंसर ये होना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम लोग सीखने और सिखाने के अमल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे गलती किसी से भी हो सकती है, कोई भी, चूँकि इंसान है, इंसान क्या है, गलतियों का जो है मुजस्समा है, गलतियाँ उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इसलिए हमें सीखने में किसी तरह की कोई उकताहट नहीं होती है। ख़ास तौर से मैं जब ऑफ़लाइन क्लास भी लेता हूँ तो अपने बच्चों से कहता हूँ कि अगर आपको कहीं पे लगता है कि मैं गलत बता रहा हूँ या आपको लगता है कि नहीं सर कहीं पे किसी तरह मिस कर रहे हैं तो आप उसको बेझिझक बता दें। तो बेहतर तरीक़ा यही होता है। सीखने में जो है हम कभी भी किसी से भी सीख सकते हैं, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी हौसला अफजाई करिए। शुक्रिया।